नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संवाद। मैं हूं प्रीति सिंह। संवाद में बात आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए खुद का पूरा जीवन समर्पित किया है और कृषि में अपने अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पहले चौधरी चरण सिंह कृषक उत्थान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आज बात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फिरोज हुसैन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हुसैन। शुक्रिया सनसद टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और अगर हम बात करें डॉक्टर हुसैन की, तो पिछले 20 वर्षों में डॉक्टर फिरोज हुसैन ने मक्का में पोषण और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक और आणविक प्रजनन तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। डॉक्टर हुसैन के नेतृत्व में विश्व के पहले ट्रिपल बायोफोर्टिफाइड मक्का संकर प्रजाति का विकास हुआ, जो प्रोटीन गुणवत्ता, प्रोविटामिन ए और प्रोविटामिन ई से भरपूर है। डॉक्टर हुसैन की टीम ने 17 बायोफोर्टिफाइड और 10 विशेष मक्का संकर प्रजातियां भी विकसित की हैं, जिनमें भारत का पहला प्रोटीन और फिर प्रोविटामिन ए और ई से भरपूर स्वीट कॉर्न और पहला वैक्सीकॉर्न भी शामिल है। डॉक्टर हुसैन की खोजों ने न केवल कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हुसैन से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हुसैन, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम में, उनके सम्मान में एक सम्मान जो कि कृषि क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान है उसके लिए दिया जाता है। पहली बार ये सम्मान और उसमें आपका नाम। पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, इस सम्मान को लेकर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, सर्वप्रथम मैं तो किसान ट्रस्ट की आभारी हूँ, क्योंकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से गठित ये किसान उत्थान पुरस्कार के लिए हमें सम्मानित किया गया है। और मैं ये बहुत हर्ष की बात है और खुशी की बात है मेरे मेज़ टीम के लिए और मेरे परिवार के लिए कि इस अवार्ड से हमें नवाजा गया। और इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सारे सपोर्ट, हेल्प उन्होंने प्रदान किया, जिसके चलते मैं रिसर्च को आगे बढ़ा पाया। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं डॉक्टर हुसैन। आपकी जीवन यात्रा की बात करें तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, दिल्ली से आपने पीएचडी पूरी की और कहीं ना कहीं 2005 में आपने वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्या बचपन से ही एग्रीकल्चर, कृषि की तरफ आपका कुछ रुझान था, या आगे जाकर आपने ये फैसला कैसे लिया कि मुझे इसी में करियर बनाना है? मैं एक्चुअली बहुत छोटा शहर से हूँ, जिसका नाम है कल्याणी, जो कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और मेरा घर उधर है और मेरे माताजी और पिताजी अभी है नहीं, दोनों ही एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही मैं जब छोटा था देखता था कि पापा के और मम्मी के स्टूडेंट्स घर आते थे थीसिस कंप्लीट कराने, डिस्कशन करने में। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ बहुत छोटे से ही। उपरंतु मैंने जब स्कूलिंग ख़त्म करी 1994 में मैंने ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारा वेस्ट बंगाल में। वहाँ मैंने अंडर ग्रेजुएट किया और जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से पंतनगर, वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री ख़त्म करी। और 2005 में, जैसे आपने कही कि पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मैंने डॉक्टरेट का डिग्री लिया। बट ये पढ़ते वक्त मेरे को ये लगा कि एग्रीकल्चर ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं एक प्लांट ब्रीडर हूँ, यानी कि पादप प्रजनन विभाग से मैं काम करता हूँ। तो नई तकनीक के द्वारा नए तरीके का वैरायटी या किस्में निकालना और वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, फार्मर के लिए जो एडिशनल बेनिफिट प्रदान करता है, उसके चलते फार्मर्स का लाइवलीहुड, उसके चलते फार्मर का जो खुशी है वो सब बहुत गुना बढ़ सकता है। सो ये सब प्रेरणा रही है मेरे साथ कि मैं एग्रीकल्चर में काम करूं। और आगे जब मैं काम करता गया मक्का में, तो इस तरह का चीज़ में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, तो आपने डॉक्टर हुसैन बता दिया कि माताजी और पिताजी से कहीं ना कहीं आप प्रभावित थे, इसीलिए कृषि वैज्ञानिक आप बने। मक्का को लेकर मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक कृषि वैज्ञानिक के सामने बहुत बड़ा दायरा होता है जब कृषि की हम बात करते हैं। मक्का में पोषण को लेकर आपने काफ़ी काम किया, ये मक्का क्यों चुना आपने? इसके पीछे कोई कहानी है क्या रोचक? नहीं, पहले तो चीज़ है कि जब मैंने एमएससी का एडमिशन लिया तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी में उनका जो भी कमेटी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि डॉक्टर फिरोज़ मक्का में काम करेंगे। मेरे जो दूसरे साथी थे, कोई गेहूं में काम करेंगे, कोई राइस में काम करेंगे। तो ये उनका डिसीजन था। जब मैंने पीएचडी के लिए आया तो पीएचडी में
तब मैंने चुना कि क्योंकि मैं मक्का में ही एमएससी किया था तो पीएचडी भी मक्का से ही किया जाए, तो मक्का से ही मेरा पीएचडी रहा। तो जब एक क्रॉप के साथ हम काम करने लगते हैं उसके साथ लगाव बना रहता है। और बाद में हमने ये देखा कि मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है और इसमें इतना जेनेटिक वेरिएशन है जिसको यूटिलाइज करके इस क्रॉप में बहुत कुछ किया जा सकता है। हालांकि ये चीज़ हर क्रॉप में उपलब्ध है, लेकिन मक्का एक ऐसा अट्रैक्टिव क्रॉप है जो जब उसको तैयार होता है उसका कलर बहुत तरीके का दिखता है। सो कहीं ना कहीं वो सब अट्रैक्शन रहा है और पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में मक्का चावल और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरियल के रूप में माना जाता है। तो ये सब प्रेरणा रही मक्के में काम करने के लिए। ठीक है, तो जो आपके अनुसंधान रहा है जिसमें आपने काम किया है डॉक्टर हुसैन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं मक्का में, उसकी क्वालिटी को सुधारने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने की बात है, प्रोविटामिन ई और ए की बात हम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इस सफ़र में रही, क्या क्या आपको मिलता गया और कैसे आज जो मक्का का स्वरूप जो हमारे सामने है वो कितना बदला हुआ है? देखिए, जो पारंपरिक मक्का है वो तो उसका पैदावार बहुत अच्छा है। अगर हम देखें खरीफ सीज़न में 1 हेक्टर से करीब 10 टन मक्का मिल सकता है, रबी सीज़न में चला जाए तो 12 से 14 मिल सकता है। लेकिन इस पैदावार के साथ साथ इनका जो गुणवत्ता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। तो हमारा ये प्रयास रहा है क्यों ना जो प्रोडक्टिविटी है उसके साथ ये गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए। तो जो पारंपरिक मक्का है उसका जो प्रोटीन है करीब 8 से 10% होता है, लेकिन उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। प्रोटीन क्वालिटी का मतलब ये है कि प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है और हमें बाहर से खाने के रूप में लेना होता है। तो वो लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और वेरी रिसेंटली हमने मिथ्योनिन का जो मात्रा है उसको दुगना किया। वैसे ही विटामिन ए की मात्रा करीब 1 ppm होता है जिसको हमने 5 से 8 ppm तक किया। विटामिन ई की मात्रा करीब 6 से 8 ppm होता है जो हमने 20 ppm के आसपास किया। और ऐसे ही देखा जाए कि आयरन और जिंक बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है यानी कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करने का जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं फाइटिक एसिड। तो फाइटिक एसिड क्या करता है, आयरन जिंक के साथ रिएक्शन करके उसको उपलब्धि होने के लिए जो चाहिए वो दे नहीं पाता है। तो हमने फाइटिक एसिड को 30 से 40% कम कर दिया। इसके चलते आयरन और जिंक जो बायोअवेलेबिलिटी है हमारे बॉडी में वो बढ़ गया है। शुरू में तो हमने एक जो ट्रेट है उसको अलग अलग तौर पे काम किया, बट जैसे आपने कही शुरू में कि हमने डबल बायोफोर्टिफाइड मक्का निकाला, उसके बाद ट्रिपल बायोफोर्टिफाइड मक्का निकाला। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि अब एक मक्के के अंदर ही जितना गुणवत्ता को बढ़ाया जाए उतना लाभ हमें एज ए कंज्यूमर मिलेगा, एज ए फार्मर भी मिल सकता है, क्योंकि जितना गुण बढ़ाया जाए उसका जो प्राइस है वो मार्केट में ज़्यादा मिलने का उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल है कि एक मक्के की किस्म के अंदर अगर हम 4-5 गुण बढ़ाया जाए एज कंपेयर टू कि एक गुण बढ़ाया जाए अलग अलग वैरायटी के अंदर। थोड़ा सा इसको आसान भाषा में आप समझाएंगे, जब ट्रिपल फोर्टिफाइड हम बात करते हैं, बायो फोर्टिफाइड बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? और जब हम ये कह रहे हैं कि भारत का पहला प्रोटीन, प्रोविटामिन ए और ई से भरपूर स्वीट कॉर्न और पहला वैक्सीकॉर्न भी शामिल है, तो अब हम इसको अगर आसान भाषा में समझें तो अब जो ये कॉर्न हम खाएंगे तो सेहत पर कितना असर पड़ेगा? या अभी तक जो कॉर्न अवेलेबल है या उपलब्ध रहा है उसमें उसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी वो उतना लेवल तक नहीं है जितना लेवल तक होनी चाहिए। तो अभी जो हमने मक्का बनाया है उसमें प्रोटीन के क्वालिटी दुगुना हुआ है। अच्छा। विटामिन ए के मात्रा करीब 5 गुना बढ़ा है, विटामिन ई के मात्रा करीब 2.5 गुना बढ़ा है। तो इसके चलते हमारा बॉडी में उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एंड उसके चलते हमें बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी है वो बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेस। अच्छा डॉक्टर हुसैन, ये स्वीट कॉर्न और वैक्सीकॉर्न की जब हम बात करते हैं ये कैसे अलग होते हैं? स्वीट कॉर्न ऐसा चीज़ होता है जो करीब जब उसका फूल आता है उसके करीब 20 दिन बाद हम स्वीट कॉर्न को तोड़ लेते हैं। उसको मिल्की स्टेज कहते हैं। वो पूरा हार्ड नहीं होता है और हम सब ने चाहे मूवी हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, स्वीट कॉर्न खाए। वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है। तो उसमें एक जीन होता है, उसका नाम है श्रंकेन-2। तो इस जीन का एक वेरिएंट है, जो उस वेरिएंट को अगर हम एक मक्के के किस्मे के अंदर डालें तो उसका स्वीटनेस बढ़ जाता है
और वो वाला वेरिएंट अगर ना रहे तो उसका स्वीटनेस कम है जो नॉर्मल मक्का में है। तो इसलिए हमने स्वीट कॉर्न के साथ विटामिन ए का मात्रा बढ़ाए हैं, प्रोटीन का क्वालिटी बढ़ाए हैं। और वैक्सीमेज ऐसा चीज़ है कि वैक्सीमेज का मतलब ये है कि कोई भी मक्का हो उसमें करीब 65 से 70% के आसपास स्टार्च होता है। अच्छा। और उस स्टार्च के अंदर करीब 70% अमाइलोपेक्टिन होता है और 30% अमाइलोज होता है। तो अमाइलोपेक्टिन जो कंपोनेंट है वो स्टिकीनेस को बढ़वा देता है। तो वैक्सीकॉर्न ऐसा चीज़ है जो 70% अमाइलोपेक्टिन को हम उसको करीब 95 to 100% किया, यानी कि अमाइलोज बिल्कुल है ही नहीं। तो इस तरह का मक्का का एक फ़ायदा ये है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जाए तो वहाँ पे लोग ये वैक्सीकॉर्न ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। आप देखेंगे वहाँ का जो चावल है वो भी चाहते हैं थोड़ा स्टिकी राइस हो, उसको ज़्यादा पसंद है। ये वैक्सीकॉर्न स्टिकी टाइप है, उसका स्टिकी मेज़ भी बोलते हैं। तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे हमने बनाया। और रिसेंटली हमने ये देखा कि आपको पता होगा कि मक्के से अब बायोइथेनॉल निकला जा रहा है। और ये वैक्सीकॉर्न इथेनॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। हमारा लैब एनालिसिस ये बताता है कि इसमें इथेनॉल का रिकवरी ज़्यादा है पारंपरिक मक्का से। अच्छा, ठीक है। और इससे पहले कोई बायोफोर्टिफाइड स्वीट कॉर्न या वैक्सीकॉर्न का जो हाइब्रिड किस्में हैं वो अवेलेबल नहीं था। हमारा पूसा संस्थान द्वारा पहली बार बनाया गया। ठीक है डॉक्टर हुसैन, जब आप बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने की, क्वालिटी को इन्हांस करने की, तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जो लगातार बना रहता है, क्योंकि कृषि इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में होती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुत बड़े संख्या में रोजगार भी मिल रहा है और हर एक का स्वास्थ्य उससे जुड़ा हुआ है। जी, हम देखते हैं ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किस तरह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को लगातार कम कर रहा है। ज़मीन की अलग अलग बात करें, वेदर का असर है, इन सब पे काम किस तरह से हो रहा है। अब जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है वो पिछले कुछ सालों में अब कैसे बदल रही है, R&D को लेकर कितना काम हो रहा है, कृषि की तस्वीर कैसे बदलती देख रहे हैं अपनी नज़रों में आप? देखिए अभी क्या है कि कोई भी रोग हो, कोई भी कीड़ा हो, जब एक पर्टिकुलर क्रॉप को अटैक करता है तो हमारे लिए उपाय यही रहता है पहले पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाए ताकि वो रोग चला जाए, कीट चला जाए। लेकिन ये सब पेस्टिसाइड एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका उपाय एक ही है, सस्टेनेबल ऑप्शन यही है कि अनुवंशिकी द्वारा इसका जीन को बदला जाए ताकि जो वैरायटी उसके लिए ससेप्टेबल है वो अब रेजिस्टेंट हो। तो यानी कि हम ऐसा बहुत सारा किस्में बनाया गया है जिसमें वो रोग आता ही नहीं है या वो कीड़ा आते ही नहीं है, जिसके चलते वो पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। और ये आप इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें अपना सेहत, अपना ग्रोथ, डेवलपमेंट इसके चलते बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जैसे बात हो रही है, वो तो सबसे अच्छा उपाय है सेहत के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी। डॉक्टर हुसैन, उसमें हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है आज के समय में? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सब लोग यही हम जानते हैं कि इससे जो सेहत के लिए हो, क्लाइमेट के लिए हो, सब कुछ अच्छा है। तो ये जो बायोफोर्टिफाइड मक्का हमने बनाए हैं और बहुत सारे बायोफोर्टिफाइड गेहूं हो, चावल हो, ये सब बनाया गया है, उसको अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जोड़ें तो इससे क्या होगा कि इसमें हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं देना है, पेस्टिसाइड नहीं देना है। और उसके उपरांत भी इसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी वो जीन द्वारा बढ़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये डबल बेनिफिट होगा अगर हम ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप को ऑर्गेनिक खेती की तरफ लिया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हम लोग पूरे तौर पे हम इसको ऑर्गेनिक खेती को लेके नहीं जा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर एरिया में, कुछ पर्टिकुलर टारगेट को रखते हुए हम ऑर्गेनिक खेती को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि कुछ जहाँ ज़रूरत है उसके लिए ऑर्गेनिक खेती से जो भी प्रोडक्ट या जो भी ग्रेन्स आए वो यूज़ किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर हुसैन, जो टेक्नोलॉजी है, R&D है, लगातार इस पे काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मैं थोड़ा सा युवाओं का, आज के यूथ का कनेक्ट समझना चाहूँगी एग्रीकल्चर और फार्मिंग को लेकर। किस तरह का आप इंटरेस्ट उनमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हमने देखे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से युवाओं का रुझान दिखता है आज के समय में? देखिए युवा तो ये देखते हैं कि युवा धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हट के कहीं दूसरा सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उतना प्रॉफिट दूसरा एग्रीकल्चर में नहीं है जितना दूसरा सेक्टर में है। लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अगर एग्रीकल्चर में कोई युवा रहे, क्योंकि युवा शक्ति हमारा देश के एग्रीकल्चर के लिए एक फ्यूचर है।
बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके चलते ये लोग सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस सीड को मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा गुना होगा। तो एक तो एफपीओ के तौर पे ये लोग आके उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो बायोफोर्टिफाइड मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये पाया गया है कि उसका जो गुणवत्ता है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो क्योंकि जो एग्स हैं पोल्ट्री में करीब 60% मक्का के दाना होता है। अगर उस दाना में अगर पारंपरिक मक्का के जगह पे अगर हम बायोफोर्टिफाइड के दाना दें तो उसमें जो एग का क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ेगा, उसमें विटामिन ए के मात्रा बढ़ेंगे। और ब्रॉयलर इंडस्ट्री में उसका जो मीट का क्वालिटी है, मीट का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है नॉर्मल पारंपरिक मक्का से। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो युवा है वो अगर अपना खेत में वो बायोफोर्टिफाइड मक्का लगा के उसका जो ग्रेन है उसको अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ जोड़ें तो कहीं ना कहीं एक लिंकेज तैयार होगा, उनका एक बिजनेस बनेगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब बहुत उभर के आगे आ रहा है। ये बायोफोर्टिफाइड जितने भी क्रॉप्स है, मक्का तो उसमें है ही, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए तरफ से बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि हमने अभी हाल ही में टेस्ट किया, ये बायोफोर्टिफाइड मक्का से रावा यानी कि जो हम दलिया बोलते हैं वो बहुत अच्छा बनता है और इसमें गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। इसका आटा से बहुत अच्छा रोटी बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने बात कही है स्पेशलिटी मेज, जहाँ पे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, वैक्सी कॉर्न आता है, इसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेटअप, एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप बना के स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न को अगर एक्सपोर्ट करें तो इनका लाभ बहुत ज़्यादा होगा और इनका लाइवलीहुड मिलता रहेगा और इनका इंटरेस्ट बना रहेगा और ये विन विन सिचुएशन है दोनों की तरफ से। बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर हुसैन, आपने मेज़ को लेकर इतना काम किया है, सम्मान आपको मिला, आगे क्या आप कुछ और काम कर रहे हैं? अब आगे हमें क्या देखने को मिलेगा डॉक्टर हुसैन के ज़रिए? हम लोग पहले तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी और स्पेशलिटी कॉर्न में काम किया जिसका जिक्र हुई है, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं कि इस मक्के की जो हाइब्रिड है इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग की पॉसिबिलिटी हो, यानी कि हमारा ज़मीन तो फिक्स है, ये कभी बढ़ नहीं सकता है। तो उस सेम ज़मीन पे क्या हम ज़्यादा पौधा लगा के क्या हम उसका जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्लांट का जो आर्किटेक्चर है, लीफ एंगल है, एक जगह पे अगर ज़्यादा पौधा लगाना है तो लीफ एंगल छोटा होना चाहिए। हाँ। बाकी नॉर्मल भुट्टे में ऐसा है और हम ऐसा कर दिए हैं। अच्छा। ऐसा ही उसमें जो क्लाइमेट रेजिलियंस है, ड्राउट, हीट, वाटर लॉगिंग, ये सब प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो भी जीन्स है, इस जीन्स को हम उसके अंदर डाल के एक ऐसा हमें भुट्टे की हाइब्रिड बनाना चाहिए जिसमें कि क्वालिटी हो, पैदावार हो, डिजीज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस की क्षमता हो और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी क्षमता हो, ताकि किसी भी तरह का स्थिति में सबसे अच्छा पैदावार और गुणवत्ता ये दे सके। बिल्कुल। और ये सोचना अभी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आप लोग सोचकर इस पर काम भी कर रहे हैं आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी डॉक्टर हुसैन, आपके काम को लेकर और इस सम्मान को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनसद टीवी के साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।